तो चलिए आज का 7th लेक्चर शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले दिखाया था कि हम लोग ये सब क्वेश्चंस करेंगे, है ना। तो आप पर्टिकुलरली जो ये वाले क्वेश्चन को जो हमने सॉल्व कराया था, मतलब लेक्चर 6 में, तो ये वाला क्वेश्चन भी उसी बेसिस पे हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं, इन देखो जैसे ये अब ऐसे आएगा जब इसको हम लोग छोड़ेंगे, अभी पकड़ के रखा होगा शायद ऐसा ना, जैसा कुछ भी, तो इसको छोड़ेंगे तो ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा। तो ये देखो, इन दोनों का जो त्वरण है वो नीचे की तरफ होगा और इसका जो त्वरण होगा वो ऊपर की तरफ होगा। त्वरण सभी का बराबर होगा, इसका इसका सबका बराबर, बस दिशा अलग होगी, मतलब परिमाण बराबर होगा, दिशा अलग अलग होगा, मैग्नीट्यूड मतलब सेम होगा, डायरेक्शन अलग अलग होगा। तो ये ऊपर जाएगा, बाकी लोग नीचे आएंगे, बाकी के 2 ब्लॉक। तो इन दोनों ब्लॉक को एक ब्लॉक मान करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है वैसा का वैसा ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। आप लोग ट्राई करके देखना, अगर नहीं बनेगा तो कोई डाउट आएगा या कोई समझ में नहीं आएगा देख लेंगे। तो पर्टिकुलरली अभी हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे, आप लोग को दिख पा रहा होगा इस क्वेश्चन को, हाँ ना। तो इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन कुछ यूँ है, हमारे पास ऐसा करके एक इंक्लाइंड सरफेस है ना, कोण वाली कोई सतह है ना। तो ये थीटा कोण है यहाँ पे, एक ब्लॉक यहाँ पर m1 मास का है ना। यहाँ पर एक पुली लगी, घिरनी लगी हुई है, और ये एक द्रव्यमान है m2 द्रव्यमान, एक ब्लॉक है m2 द्रव्यमान। तो हमको इन दोनों का फिर से त्वरण निकालना है, और ये जो रस्सी है वो एक ही रस्सी है, डबल रस्सी नहीं, ये घिरनी पर से चल रही है। तो इसका हमको क्या निकालना है, टेंशन निकालना है, टेंशन तनाव निकालना है। तो अब कैसे निकालेंगे, इसके बेसिस पे ढेर सारे क्वेश्चंस और बन सकते हैं हमारे। कैसे कि यहाँ पे कभी एक ऐसा कर दे, है ना, तो यहाँ पर कुछ 37 डिग्री दे दे, और यहाँ पर बोल दे 2 kg, है ना, ऐसा करके, और ऐसा करके, और ये बोले ये 5 kg। तो बताओ मतलब कैसा, है ना। तो कुल मिला के m1 m2 और थीटा का मान दे दिया, तो ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि ऐसा ही दिखे, कभी ऐसा भी दिख सकता है ना, कुछ ऐसा भी दिख सकता है कि अपन ये ऐसा करके कुछ m1 मास है ना, ये कुछ m2 मास है ना, द्रव्यमान है, या इसमें दे दी 5 kg, है, इसमें दे दी 4 kg, और इसको कुछ 57 डिग्री दे दे, है ना, 53 डिग्री या 60 डिग्री जो भी है। पर खैर हम लोग ये वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्या करना है, कुल मिला के हमको इन सब का क्या बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है ना, फ्री बॉडी एफबीडी बनाना है। तो सबसे पहले अपन इसका बनाने की कोशिश करते हैं m2 का, है ना। देखा जाए तो चलो एक बात इसमें देख लेते हैं पहले, ये मान के चले ये ऐसा भी चल सकता है, ये पूरा का पूरा सिस्टम ये ऊपर जाए और ये नीचे जाए, या ये हो सकता है कि ये नीचे जाए और ये ऊपर आए, कुछ भी हो सकता है। तो खैर अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि नीचे आ रहा है, इसको मान के चलेंगे तो आंसर वैसे ही आएंगे, बस साइन जो चिन्ह है वो अलग अलग हो जाएंगे, है ना। तो ऐसा कोई इशू नहीं है, आप इसको भी मान के चलो किधर आएगा। वो तो जैसे अब यहाँ पर जो 5 kg है, तो स्वाभाविक सी बात है नीचे आएगा इस टाइप से। तो ढेर सारी चीज़ें कर सकते हैं, पर अभी मैं इसको नीचे मान के चल रहा हूँ, इसको भी नीचे। तो इसका मतलब इसका त्वरण ए मान लिया, और इसका त्वरण भी इधर की तरफ ए ही आएगा, दिशा भर अलग अलग होगी, परिणाम सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन भर अलग अलग होगा। तो ये इधर जाएगा, बाकी मैग्नीट्यूड जो आएगा, जो परिमाण आएगा वो सेम आएगा। तो हम पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले देखो इसके टच में कौन है, इसके टच में रस्सी है, तो इसकी वजह से टेंशन आएगा, और वो किधर आएगा, टच से दूर की तरफ, रस्सी का टेंशन टच से दूर की तरफ आएगा, तो इसका टी टेंशन ले लिया। दूसरा कोई चीज़ इसके टच में नहीं है, तो इसका भार बना लिया, फिर भार क्या आएगा, m2g, ये आएगा इसका वेट, है ना। दूसरा कोई एक्सटर्नल फोर्स है कि इसमें नहीं है, और इसका एक्सेलरेशन तो इधर नीचे की तरफ, है ना। इसका अब इसका बनाते हैं, इसका बनाएंगे तो कैसे होगा, ये ऐसा, है ना, ये ऐसा आ गया। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर देखा जाए तो इसका ऐसा करके एक नॉर्मल आएगा, है ना, और ये इससे टच में इसलिए इसका नॉर्मल आएगा, पहले भी बता चुके अपन नॉर्मल के बारे में। इससे भी टच में इसलिए इधर टेंशन आ जाएगा, है ना। रस्सी एक ही है, इसलिए यहाँ जो टेंशन है वही टेंशन यहाँ भी लिखेंगे, है ना, ये ध्यान रखने वाली बात है। फिर दूसरा चीज, इसका जो भार है वो नीचे की तरफ आएगा, तो नीचे की तरफ कैसा आएगा, m1g, है ना। अब देखो ये हो गया, इन सबका फ्री बॉडी डायग्राम बन गया, जो टच में था वो भी आ गया, भार भी आ गया, और कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है। अब न्यूटन की गति के नियम लगाना है हमको, है ना, मतलब F = ma लगाना है। यहाँ पर अगर F = ma लगाए अपन लोग,
तो जो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी, त्वरण की दिशा होगी, उधर पे हम लोग बल को धनात्मक मानेंगे, तो इधर की तरफ हम लोग क्या मानेंगे, इस पर्टिकुलर में धनात्मक मानेंगे, ऐसा पॉजिटिव मानेंगे, बाकी सब निगेटिव। तो एम टू एम एम यहाँ पर एफ क्या होता है, नेट होता है, तो क्या हो जाएगा ये एम टू जी माइनस टी, मतलब इधर की तरफ ये धनात्मक ये ऋणात्मक, तो एम टू जी माइनस, ये सब बल की जगह, तनाव भी बल होगा और भार भी बल होगा, टेंशन भी एक फोर्स होगा और वेट भी एक फोर्स है ना, इक्वल टू एम ए क्या हो जाए, एम का वैल्यू यहाँ पर क्या एम टू है, तो एम टू और एक्सेलरेशन को हमने ए बोला, तो यहाँ से हमारा एक इक्वेशन निकल के आया, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं थोड़ा देर के। अब देखो यहाँ पर जो त्वरण है वो हमने क्या बोला कि इधर की तरफ है ना, एक्सेलरेशन इधर की तरफ, तो यहाँ पर जो फोर्सेस की डायरेक्शन है, अगर मैंने एक्सेलरेशन इधर की तरफ बोला है, इधर की तरफ, तो हमेशा फोर्स की डायरेक्शन नहीं आती, इसके परपेंडिकुलर आना चाहिए या पैरेलल आना चाहिए, मतलब बल हमेशा इसके दिशा में होना चाहिए, इसके लंबवत होना चाहिए। ये तो त्वरण की दिशा में बल है ना, फोर्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में फोर्स है, और ये इसके परपेंडिकुलर है, ये उसकी दिशा में और ये लंबवत है, पर ये ना इस दिशा में है नहीं लंबवत है, तो इसको हम लोग रिजॉल्व कर लेंगे, घटकों में तोड़ लेंगे, तो वो कैसा होगा, देख लो यहाँ पे ये, अब ये जो लाइन लिखा मैंने, ये इसके क्या है, पैरेलल है, और अगर मैं एक ऐसी लाइन खींच दूँ है ना, तो ये इसके पैरेलल खींच दिया मैंने एक लाइन है ना, ये इसी के पैरेलल और एक लाइन हम लोग खींच सकते हैं ना, तो ये जो है ये और ये पैरेलल है, तो इसको मैं आगे भी बढ़ा सकता हूँ, ऐसा भी बढ़ा सकता हूँ। एक देखो इसके परपेंडिकुलर में खींच सकता हूँ, ऐसा परपेंडिकुलर में ऐसा खींच सकता हूँ, तो देखो ये और ये एक दूसरे के समांतर है, ये और ये एक दूसरे के समांतर, तो ये वाला कोण क्या होगा, थीटा हो गया। देखो फिर से बता रहा हूँ मैं, जो ये लाइन है, ये लाइन और ये वाली जो लाइन है, ये एक दूसरे समांतर है ना, और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन है, ये भी समांतर है, तो अगर इनके बीच में कोण थीटा बन रहा है, तो यहाँ पर भी कोण थीटा बनेगा है ना, ये ध्यान रखेंगे ना, ये समझने वाली बात है। ये थीटा है तो इसके इधर वाला भी क्या बन जाएगा, थीटा बन जाएगा है ना। तो अब एक चीज़ और कर सकते हैं हम लोग, इसको भी आगे बढ़ा सकते हैं, इसको अगर ये थीटा, देखो ये पूरा का पूरा 90 डिग्री का कोण बनेगा ये, या चलो ऐसा सोचो, इसके परपेंडिकुलर कौन है, इसके लंबवत ये होगा, ये वाली रेखा के लंबवत ये होगा, और इसके लंबवत कौन होगा, ये होगा, ये वाली रेखा के लंबवत ये वाली रेखा होगी है ना, मतलब ये इसके लंबवत ये, और इसके लंबवत कौन होगा, ये होगा है ना? ऐसा लंबवत, ठीक, ऐसा परपेंडिकुलर, तो जो एंगल इन दोनों के बीच में बन रहा है वो ही एंगल यहाँ पे भी दोनों के बीच में बनेगा, ये थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। तो हमको करना क्या था, इस M1G जो है इसको हमको घटकों में तोड़ना, इसीलिए हमने इतना सब कुछ किया। तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, इसको हटा करके हम लोग क्या ले सकते हैं, इसको इधर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, M1G cos थीटा आ जाएगा, और इसको इधर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, M1G sin थीटा। अगर इसमें आपको कंफ्यूजन है, ये मैंने कैसे M1G cos थीटा M1G sin थीटा लिखा, तो आप पहले लेक्चर में देख सकते हैं ना। कुल मिला के अगर दोबारा डायग्राम को बनाऊं, तो दोबारा डायग्राम कुछ यूँ दिख रहा है, इधर पे T है, इधर पे ये N है, इधर पे ये M1G cos थीटा है, और इधर पे M1G sin थीटा है, M1G sin थीटा। मतलब अब देखो, इसका जो त्वरण था इधर था, तो इसका एक्सेलरेशन अभी भी इधर है, तो पूरे के पूरे जो बल है, पूरे के पूरे जो फोर्सेज है, ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा बस। तो हम लोग त्वरण की दिशा में न्यूटन गति का नियम लगा देते हैं ना, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में लगा देते हैं, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में लगा देते हैं ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इसको देखेंगे है ना। तो ये क्या आ जाएगा, इधर की तरफ एक्सेलरेशन की तरफ पॉजिटिव लेकर रहे हैं, तो F इक्वल टू एम ए अगर लगाएंगे, एफ नेट इक्वल टू एम ए, तो ये टी क्या है, पॉजिटिव आएगा है ना, M1G sin थीटा नेगेटिव आएगा, क्योंकि इधर की तरफ पॉजिटिव तो इधर की तरफ नेगेटिव, इक्वल टू, अब यहाँ पर M क्या है, M1A। हम लोग इसको नहीं निकाल रहे हैं अभी, इसके तरफ नहीं देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग को एक्सेलरेशन निकालना, त्वरण निकालना था, इसलिए इसको भी उपयोग कर सकते हैं अभी, इसको उपयोग केवल n निकालने के लिए होगा, खैर अभी बताते हैं है ना। तो यहाँ से T इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1A प्लस M1G sin थीटा, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं है ना। इस क्वेश्चन में हमको पर्टिकुलरली चाहिए क्या था, इन दोनों का त्वरण चाहिए था है ना, एक्सेलरेशन चाहिए था, और इस पर टेंशन चाहिए था। तो ये क्या वाला इक्वेशन है और ये क्या वाला इक्वेशन है, तो हम लोग दूसरे इसमें लिख लेते हैं है ना, दोनों को फिर सॉल्व कर लेंगे। तो एक इक्वेशन क्या यहाँ से है, M2G दिख रहा है सभी को, हाँ, M2G माइनस टी इक्वल टू M2A, मैंने इसको लिखा इक्वेशन नंबर 1 को, और इक्वेशन नंबर 2 को भी लिख लेता हूँ मैं, T
टी इक्वल टू m1a प्लस m1g साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 2 है। तो देखो हमको टी चाहिए और ए चाहिए, टी और ए यहाँ भी है, टी और ए यहाँ भी है ना। कुल मिला के अब हम लोग 10th में पढ़ते थे तो हम लोग ये प्रतिस्थापन विधि लगा देंगे यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर टी को अपन पुट कर दिया, m2g माइनस टी की जगह क्या लिख दिए m1a प्लस m1g साइन थीटा इक्वल टू m2a, m2a। तो अब कुल मिला के हमको क्या निकालना, ए निकालना, तो ए वाले चीज़ों को एक्साइड करेंगे, तो m2g ए निकालना हमको ना, ए, तो ए वालों को एक्साइड कर लेंगे हम लोग, माइनस m1a माइनस m1g साइन थीटा इक्वल टू m2a। ए वालों को एक्साइड करेगा तो m2g माइनस m1g साइन थीटा इक्वल टू m2a प्लस m1a, m2a प्लस m1a। तब यहाँ से क्या हो जाएगा, a कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा m1 प्लस m2g माइनस m1g साइन थीटा, है ना। तो पक्षांतर कर दिया, तो इसको इधर लेके नीचे लेके आएंगे, तो m2g माइनस m1g साइन थीटा अपॉन m1 प्लस m2। तो यही वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन का हो जाएगा, त्वरण का हो जाएगा। अब दूसरी बात है ना, दूसरी बात क्या है, इसका टेंशन निकालने की बात है। तो टेंशन कैसे निकलेगा, ये जो एक्सेलरेशन आया, जो त्वरण आया, उसी को इसमें किसी एक में पुट कर दो। चलो इसमें पुट कर देते हैं, तो क्या है, टी इक्वल टू m1a प्लस m1g साइन थीटा। तो इस a की वैल्यू को हम लोग पुट कर लेते हैं, टी इक्वल टू m1, a की वैल्यू क्या आई है m2g माइनस m1g साइन थीटा अपॉन m1 प्लस m2 प्लस, है ना, ये a की वैल्यू है प्लस m1g साइन थीटा। तो देखो यहाँ भी m1 है, यहाँ भी m1 है, ये इसको लिखा है ना, तो ये कॉमन आ जाएगा, और यहाँ भी g और यहाँ से भी g कॉमन आएगा। कुल मिला के कितना चीज़ कॉमन आएगा, t इक्वल टू m1g, तो क्या हो जाएगा m1, यहाँ से g कॉमन निकला यहाँ से, तो यहाँ से क्या बचेगा m2 माइनस m1 साइन थीटा अपॉन m1 प्लस m2 प्लस, है ना, यहाँ से m1g तो निकाल लिया था, तो यहाँ से क्या बचा, केवल साइन थीटा m1g। तो अब हम यहाँ पर लघुत्तम ले लेंगे LCM, है ना, तो ये हो जाएगा m2 माइनस m1 साइन थीटा प्लस m1 साइन थीटा प्लस m2 साइन थीटा। m1 साइन थीटा और m1 साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, t इक्वल टू m1g m2 प्लस m2 साइन थीटा अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ से फिर से m2 कॉमन आ जाएगा, है ना, तो बचेगा कि t इक्वल टू m1 m2g 1 प्लस साइन थीटा अपॉन m1 प्लस m2। तो ये क्या हो गया, t का वैल्यू होगा। तो ये भी हमारा टेंशन आ गया। तो आप लोग चाहे तो ऐसे पर्टिकुलर इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए ये t का फार्मूला और ये a का फार्मूला ऐसा याद रख सकते हैं। जब भी कभी यहाँ 5 दे 10 दे तो m1 m2 की जगह वैल्यू निकालो, आंसर आ जाएगा। पर बेटर है कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें बार बार, तो आपको निकालना आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कुल मिला के फ्री बॉडी कुछ करना कुछ नहीं है, पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, फिर क्या काम करना है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाना है, काम खत्म। तो चलिए, तो हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी आपको नया वीडियो मिले, नया वीडियो अपलोड हो तो आपको सबसे पहले मिल सके। और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग इस लॉकडाउन में पढ़ सके। धन्यवाद।